बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एमडी कैट में मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में यूनिट नंबर 9 बनता है। इस टॉपिक में से 4 एमसीक्यूज आपको एमडी कैट में फेस करने पड़ेंगे। आज इसका अल्कोहल वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल किन कंपाउंड्स को कहा जाता है? सबसे पहली बात याद रखें, नोट कर लें, अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है अल्कानोल्स। अल्कीन से ई हटा दिया, ओ एल लगा दिया, अल्कानोल्स। अल्कानोल्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें OH ग्रुप इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद एलिफेटिक कार्बन। एलिफेटिक कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है। दे आर कॉल्ड अल्कानोल्स और अल्कोहल। मसलन हम एक क्वेश्चन से आगाज करते हैं। क्वेश्चन सुने जरा, विच वन इज नॉट अल्कोहल? कौन अल्कोहल नहीं है? अल्फा, दैट इज वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। बीटा, ग्रीन अल्कोहल, ग्रीन अल्कोहल। चार्ली, चार्ली CH2OH। डेल्टा, बेंजीन OH। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? विच वन इज नॉट अल्कोहल? क्या आंसर आएगा? दैट इज डेल्टा। रीजन क्या है? डेल्टा में OH ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है? विद एरोमेटिक रिंग ऑफ बेंजीन, नॉट एलिफेटिक कार्बन। ये एरोमेटिक कार्बन है, ये एलिफेटिक कार्बन नहीं है। ये वुड स्पिरिट कहते हैं मेथानोल को। मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम है वुड स्पिरिट, याद रखना है आपने। चूंकि मिथाइल अल्कोहल वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है, जबकि ग्रेन अल्कोहल कहते हैं एथानोल को। आप इसको एथानोल भी कह सकते हैं, आप इसको इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। और दिस इज एन अदर अल्कोहल। रीजन क्या है इसको अल्कोहल कहने की? OH ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो बेंजीन के रिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि बेंजीन के रिंग से बाहर है। अगर ये बेंजीन के रिंग का हिस्सा हो, जैसे यहां OH ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो बेंजीन के रिंग का हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड फिनोल। दिस इज नॉट अल्कोहल बट दिस इज अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो बेंजीन के रिंग का हिस्सा नहीं है। This type of compound is called aromatic alcohol. This is alcohol but aromatic। और एरोमेटिक होने की वजह क्या है? कि बेंजीन का रिंग मौजूद है, लेकिन अल्कोहल होने की वजह क्या है? कि OH ग्रुप बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि किसी एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड है। इस अल्कोहल का नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले तो हमें अल्कोहल का इंट्रोडक्शन लेना है। याद रखें, अल्कोहल की 2 टाइप्स हैं। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अभी आपने तय किया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल। अगर किसी जगह लफ्ज आ जाए हाइड्रोक्सी, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो ब्रांच है। और लफ्ज आ जाए हाइड्रोक्सिल, तो ये फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। और फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल वाले कंपाउंड्स को, उस पूरे खानदान को क्या नाम देते हैं? अल्कोहल्स, या उनको बोलते हैं अल्कानोल्स। अल्कानोल्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती। वन इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, monohydric alcohol, and the second one is called polyhydric alcohol.
ऐसी अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड है वो मोनोहाइड्रिक है, और जिसमें एक से ज्यादा OH है वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। याद रखें बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2O। आप यूं भी लिख सकते हैं और आप इस फार्मूला को यूं भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH। ये दोनों रास्ते दुरुस्त हैं, आपने इन दोनों रास्तों को याद रखना है। ये जनरल फार्मूला है जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिजाइन करते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम और 2N का मतलब डबल कर दें, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको डबल करें, +2 एंड O। यही जनरल फार्मूला ईथर्स का है, ईथर्स का। यही वजह है हम कहते हैं कि अल्कोहल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें, अल्कोहल एंड ईथर्स, अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्कोहल्स और ईथर्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। अब एक और बात हम जहन में रखेंगे कि अल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, अल्कोहल्स कैन एग्जिबिट, अल्कोहल्स कैन एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। अल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? अल्फा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, बीटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चार्ली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अल्कोहल तीनों तरह की आइसोमेरिज्म आसानी से शो कर सकते हैं। अल्कोहल्स की मैंने दो किस्में आपको बताई हैं। एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप पाया जाता है, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप की तादाद एक से ज्यादा है। अब याद रखें, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की 3 किस्में हो सकती हैं, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इसके ऊपर शेर हासिल बात हमने की थी अल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक में। मैं दोबारा से अर्ज करूंगा, 5 तरह की कार्बन होती हैं। एक कार्बन किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, लाइक दिस। इस कंपाउंड को देखें, यह कार्बन किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। ऐसी कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। और मैंने अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो अल्फा कार्बन सुपर प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, लिहाजा ये अल्कोहल भी क्या कहलाएगी? सुपर प्राइमरी अल्कोहल। यहां अल्फा कार्बन एक बीटा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अल्फा कार्बन कौन सी है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन डायरेक्ट एक बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, सो ये प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर अल्फा कार्बन डायरेक्ट 2 बीटा कार्बन से कनेक्टेड हो, लाइक दिस CH3 CH CH3OH, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के दाएं भी और बाएं भी 2 बीटा कार्बन मौजूद है। इसका मतलब जो अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। दिस इज सेकेंडरी कार्बन, सो द अल्कोहल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। नेचर ऑफ कार्बन डिसाइड करती है कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी अल्कोहल। तो तीसरी किस्म कौन सी होगी? दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल का फार्मूला लिखना है, CH3 C CH3 CH3
एंड OH। अब गौर करें, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन आगे कितने बीटा कार्बन से कनेक्टेड है? गौर करें जी, 1 2 3 ऐसी अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद 3 बीटा कार्बन, दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्ट? 1 से, तो ये प्राइमरी है। ये कार्बन डायरेक्ट 1 से कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी है। ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी है। लेकिन ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये टर्शरी है। इसका मतलब इस कंपाउंड में 3 कार्बन प्राइमरी नेचर की हैं और 1 कार्बन टर्शरी नेचर की है। लेकिन हमने किसको देखना है? OH ग्रुप को। OH ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है? दैट इज कनेक्टेड विद टर्शरी कार्बन, सो दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। तो अल्कोहल की टाइप्स होगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। ये तीनों टाइप्स किस अल्कोहल की हैं? दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसकी 3 टाइप्स हैं। इनके नाम कैसे लिखेंगे? बेटा डस्टर जरा चेक करें, इनके नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करें? मसलन ये मेरे पास कंपाउंड है CH3OH। अब अगर तो आपने इसका कॉमन नेम लिखना है तो बड़ा आसान सा है। ये ग्रुप ढूंढे, क्या नाम है इस ग्रुप का? CH3 को क्या पढ़ते हैं? मीथाइल, और आगे OH लगा है तो क्या पढ़ लेंगे? मीथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और अगर IUPAC नेम लिखना है तो आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कितने कार्बन वाली है? 1 कार्बन वाली। 1 कार्बन वाली पेरेंट चेन को कहते हैं मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हो जाएगा इन। इन के आखिर से ई हटा दें और ई हटाकर क्या लगा दें? ओल, तो क्या बन गया? मैथानोल। दिस इज एन अल्कोहल। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज CH3CH2OH। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे? दिस इज इथाइल ग्रुप, तो लिखें इथाइल और आगे क्या लिख दें? अल्कोहल। बड़ा आसान सा है। लेकिन अगर आपने IUPAC नाम लिखना है तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और इस लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 से अटैच है। मैंने इसको कार्बन नंबर 1 क्यों कहा? क्योंकि मैं काउंटिंग करूंगा, मैं नंबरिंग लगाऊंगा कार्बन के ऊपर, और नंबरिंग उस तरफ से लगाऊंगा जिस तरफ से OH ग्रुप करीब है। यहां तो 2 ही कार्बन है, याद रखें 2 कार्बन हो तो नंबरिंग ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब 1 OH ग्रुप हो। 2 कार्बन हो, सिंगल OH ग्रुप हो तो नंबरिंग ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि या OH इधर होगा या OH उधर होगा। उधर हो तब भी कार्बन नंबर 1, इधर हो तब भी कार्बन नंबर 1। तो 2 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं? इथेन। और इथेन के आखिर से ई हटा दें और ई हटाकर लगा दें ओल। दिस इज कॉल्ड एथानोल। इस कंपाउंड को देखते हैं, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। पहले एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड और जनरेट करते हैं, CH3CH2CH2OH। अब आप गौर करें, इस कंपाउंड में 3 कार्बन है और सीधी चेन है। बिल्कुल टर्मिनल कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला और टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप अटैच कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल, और OH ग्रुप की वजह से इसे क्या बोलेंगे? एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन अगर यहां देखें इस कंपाउंड को, यह भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन अब आपने हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से नहीं निकाला। अब हाइड्रोजन कहां से निकाला? सेंट्रल कार्बन से निकाला, सेकंड कार्बन से। दिस इज नॉट नॉर्मल प्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड आइसो। जब सेकंड कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, ऐसे
प्रोपेन को आइसो बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब हमने नाम लिखना है आईयूपैक। फिर मैंने कल के लेक्चर में एक बड़ा अहम जुमला बोला था, बड़ा कीमती जुमला। दुनिया के तमाम एल्कोहल्स, तमाम अल्काइल हैलाइड्स जहां लफ्ज आइसो आ जाए वो हमेशा प्राइमरी होंगे। तमाम एल्कोहल्स, तमाम अल्काइल हैलाइड्स जिनके नाम के शुरू में आइसो आ जाए वो हमेशा प्राइमरी होंगे, सिवाय आइसोप्रोपाइल के। जहां लफ्ज आइसोप्रोपाइल आ जाए वो कभी भी प्राइमरी नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल हमेशा सेकेंडरी होता है। अल्कोहल हो तब भी, अल्काइल हैलाइड हो तब भी। नंबरिंग करते हैं नाम लिखने के लिए। नंबरिंग किसको देखकर करेंगे? OH ग्रुप को देखकर करेंगे। OH ग्रुप जिस तरफ से करीब है उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। OH ग्रुप तो दाएं तरफ से भी सेकंड कार्बन पर है, OH ग्रुप तो बाईं तरफ से भी सेकंड कार्बन पर है। तो नंबरिंग किधर से करें? दाएं से भी कर सकते हैं और बाएं से भी कर सकते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना? आपने फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन तलाश करनी। जी, किस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है? कार्बन नंबर 2 के साथ। तो पहले उसकी लोकेशन लिखिए, 2 के बाद लगाएं डैश हाइफन। 2 क्या है? लोकेशन, ये लोकेंट है। और 2 के बाद प्रोपेन लिखिए। पूरा 3 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? प्रोपीन। प्रोप ये रूट नेम है और सिंगल बॉन्ड की वजह से इन, तो क्या बन गया? प्रोपेन। आखिर से ई हटा दे, ई हटाकर क्या लगा दे? ओल, तो बन गया 2 प्रोपानोल। ये नाम बन गया। अच्छा, इसका नाम लिखते हैं। इस कंपाउंड में भी OH ग्रुप मौजूद है। नंबरिंग करनी है। किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से OH ग्रुप करीब है, वो तो राइट साइड से करीब है, तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2 एंड 3। अब OH ग्रुप किस कार्बन पर मौजूद है? कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे? 1, आगे 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और प्रोपेन के आखिर से क्या हटा देंगे? ई, और ई हटा के क्या लगा देंगे? ओल। तो ये क्या बन गया? 1 प्रोपानोल। तो इस तरह हम नाम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाय कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। अब याद रखें, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमर्स की शक्ल में भी आते हैं। बाज औकात ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स हैं। जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन इज टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इनमें से कौन टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है? ऑप्शंस ले लेते हैं। अल्फा 1 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल, 2 मीथाइल, 2 प्रोपानोल, 2 मीथाइल, 1 प्रोपानोल। ये 4 कंपाउंड्स हैं। हमने इनमें से तलाश करना है कौन सा कंपाउंड टर्शरी नेचर का है। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। मुझे कैसे पता चला कि ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है? इसमें ब्यूट लिखा हुआ है, तो ब्यूट का मतलब ही 4 है। 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और ओल अल्कोहल है। और उसकी पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 1। इसका मतलब है मुझे 4 कार्बन वाली चेन बनानी है, लेकिन उसमें OH ग्रुप कहां लगाना है? कार्बन नंबर 1 पर लगाना है। दिस इज CH2OH। आगे आ गया 2 ब्यूटानोल। फिर ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और अल्कोहल भी मौजूद है और सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड कार्बन के ऊपर लगाएंगे CH3, CH2, CH3। ये आ गया सेकंड कार्बन के ऊपर OH। ये 2 ब्यूटानोल है। अब तीसरे कंपाउंड पर चले। ये प्रोपानोल है।
इसका मतलब है प्रोप है। प्रोप का मतलब 3, इसका मतलब ये कंपाउंड 3 कार्बन वाला है, चेन 3 कार्बन वाली। लेकिन अल्कोहल मौजूद है ओल, किस पोजीशन पर ओल मौजूद है? सेकंड कार्बन पर। लेकिन सेकंड कार्बन पर एक और चीज भी अटैच है, कौन सी? मिथाइल ग्रुप। तो क्यों ना पहले 3 कार्बन ड्रा करें। ले जी, हमने 3 कार्बन ड्रा किए, 1 2 3। सेकंड कार्बन पर क्या लगाना है? ओल। और सेकंड कार्बन पर ही क्या लगाना है? मिथाइल। तो दिस इज टू, बाकियों के बॉन्ड पूरे कर दें, दिस इज 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। फिर लास्ट वाली ऑप्शन, ये भी प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ओल अल्कोहल को शो कर रहा है, और ओल की पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 1। लेकिन इसी कंपाउंड में एक ब्रांच मौजूद है कार्बन नंबर 2 पर, और ब्रांच का नाम क्या है? मीथाइल। तो सबसे पहला काम क्या करना है स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए? आपने इसको नजर में रखना है, प्रोप को, पेरेंट नेम को। प्रोप का मतलब कितनी कार्बन? 3। तो 3 कार्बन ड्रा करें, 1 2 3। कार्बन नंबर 1 पर आपने क्या लगाना है? ओल। इसको कार्बन नंबर 1 कर लें, इसके साथ लगा दें OH। और कार्बन नंबर 2 पर क्या लगाना है? मीथाइल। ये कार्बन नंबर 2 है, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बाकियों के हाइड्रोजन आपने पूरे कर देने, CH3 CH CH2OH। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अगर आप स्ट्रक्चर्स पर गौर करें, ये वाला स्ट्रक्चर कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था अल्काइल हैलाइड में। ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, ये आइसोब्यूटाइल भी नहीं है। कल मैंने बताया था नॉर्मल वाले का पोजीशन आइसोमर आइसो नहीं कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। क्यों कहा सेकेंडरी? गौर करें, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसा अल्फा कार्बन जो डायरेक्ट 2 बीटा कार्बन से कनेक्टेड हो, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। सो अगर ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये क्या है? दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इस कंपाउंड के बारे में भी कल तय किया था हमने लास्ट लेक्चर में। ये कंपाउंड आइसोब्यूटेन से बना, और ये भी आइसोब्यूटेन से बना। आइसोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड, लेकिन ब्रांच आ जाएगी सेकंड कार्बन पर। ये देखें, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन सेकंड कार्बन पर ब्रांच है। ये भी 4 कार्बन वाला टोटल कंपाउंड है, और सेकंड कार्बन पर ब्रांच है। दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर इसको देखूं तो ये आइसोब्यूटाइल है, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, इसको हम अल्फा कार्बन की नेचर की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। अल्फा कार्बन की नेचर क्या है? टर्शरी। कैसे पता चला अल्फा कार्बन टर्शरी है? एक अल्फा कार्बन डायरेक्ट कितने बीटा कार्बन से कनेक्टेड है? 3 से। ऐसा अल्फा कार्बन जो 3 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, वो टर्शरी है। सो दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह हमारा करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज चार्ली। क्योंकि चार्ली इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमें कंपाउंड्स के नाम भी लिखने आने चाहिए और उनके स्ट्रक्चर भी ड्रा करने आने चाहिए। एक और एमसीक्यू करते हैं इसी से रेलिवेंट। विच वन इज ग्लाइसरोल? विच वन इज ग्लाइसरोल? ऑप्शंस ले लेते हैं। अल्फा CH2 OH OH, बीटा CH2 CH2 OH OH OH, चार्ली CH2 CH2 OH OH, and this is CH2 डेल्टा नन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें पहली बात ये कि ये 2 OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं। इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें एक OH ग्रुप अटैच नहीं है। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है।
और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एक से ज्यादा OH ग्रुप हैं। असूल याद रखें बेटा, अगर तो दो OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर कनेक्टेड हो, अगर दो OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर कनेक्टेड हो तो उसको ग्लाइकोल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल, क्योंकि दो OH ग्रुप हैं लेकिन कहां हैं? एडजेसेंट। अब अक्सर बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है, यहां भी कितने OH ग्रुप हैं? दो, तो इसको भी क्या कहें? ग्लाइकोल। इसको ग्लाइकोल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि दो OH तो हैं लेकिन दो OH ग्रुप साथ साथ वाले कार्बन पर अटैच नहीं है। सो दिस इज नॉट ग्लाइकोल। हां, अगर तीन OH ग्रुप अटैच हो साथ साथ वाले कार्बन पर तो उसको कहते हैं ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल। तो हमें नाम लिखने आने चाहिए। जैसे इसका IUPAC नेम लिखना है तो आपको गिनती करनी पड़ेगी, काउंटिंग 1 2 3। पहला OH कार्बन नंबर 1 पर, दूसरा OH कार्बन नंबर 2 पर, तीसरा OH कार्बन नंबर 3 पर। तो नाम क्या बनेगा? 1 2 3। तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और आगे क्या लिखेंगे? डाइयोल की बजाय ट्राइयोल। ट्राई का मतलब तीन और ओल का मतलब एल्कोहल। इसका नाम क्या बनेगा? ग्लाइकोल का। एक कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 2 पर OH है तो क्या लिखेंगे? 1 2 ईथेन। दो कार्बन वाला ईथेन और आगे डाइओल। इस तरह हम नाम लिख सकते हैं, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। अब हम चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल की जानिब। प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल का दो रास्ते हैं। सबसे पहला मेथड है दैट इज द इंडस्ट्रियल मेथड। हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कोहल को। और इंडस्ट्री में प्रेपरेशन का पहला मेथड जो MD-CAT के सिलेबस में मौजूद नहीं है लेकिन नम्स के पेपर में, E-CAT में, प्यास में, जिकी में मौजूद है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेंगे, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे विद क्रोमियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 450 सेल्सियस एंड 200 ATM प्रेशर। ये दोनों गैसेस आपस में मिलकर पैदा करेंगी मेथानोल। दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मेथानोल। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों गैसेस को कलेक्टिवली एक नया नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। इसको वाटर गैस भी कहा जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट MCQ आपको आ सकता है, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस की मोल रेशो क्या है? वेरी सिंपल, 1:2। कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल और हाइड्रोजन के 2 मोल्स आएंगे। दिस इज द मोल रेशो। कैटालिस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट। टेम्परेचर कितना है? 450 सेल्सियस। प्रेशर कितना है? 200 ATM। 5 मराहल आपने याद करने हैं तरतीब से। पहले मरहले में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, हम हमेशा सबसे पहला काम यह करते हैं, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ गैसेस। जो गैसेस हमें दी जाती हैं उनको साफ सुथरा करते हैं। नंबर 2, हम उन गैसेस को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने का मकसद क्या है? कि गैसेस एक दूसरे के करीब आए। जब करीब आएंगी तो वो रिएक्ट करेंगी, कंप्रेस करना। तीसरी बात है, तीसरा स्टेप है, दैट इज कैटालिटिक टावर। कैटालिटिक टावर। एंड द फोर्थ स्टेप इज दैट इज कंडेंसेशन। जब ये रिएक्ट कर जाएं, ये गैस की हालत में पैदा होंगे तो हम इनको क्या करते हैं? कंडेंस, ताकि ये दोबारा गैस किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। एंड द लास्ट स्टेप इज रिसाइकल। फर्ज करें गैस रिएक्ट नहीं कर पाई तो हम ना रिएक्ट करने वाली गैसेस को रिसाइकल कर देते हैं। तो ये 5 मराहल हैं। ये था पहला मेथड
that is only for the preparation of methanol, that is also called wood spirit. लेकिन दूसरा मेथड वो भी इंडस्ट्रियल मेथड है, that is very very important method for preparation of ethanol and its name is fermentation. पहला MCQ, fermentation is a chemical change, physical change, biochemical change. क्या आंसर आएगा जी? fermentation is a chemical change, physical change और biochemical change. It is a biochemical change. तो सबसे पहली बात हमने तय कर ली, it is a biochemical change. और बायोकेमिकल चेंज वो होते हैं जो एंजाइम्स की मौजूदगी में करवाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शंस को बायोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर, विच कंडीशन इज नॉट कंसर्न, which condition is not concerned with fermentation? कौन सी कंडीशन फर्मेंटेशन से कंसर्न नहीं है? ऑप्शंस ले लेते हैं। अल्फा ऑप्टिमम टेम्परेचर, बीटा प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, चार्ली प्रॉपर एरेशन, डेल्टा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये चार कंडीशंस हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, फर्मेंटेशन के लिए चार शर्तें लाजमी, लेकिन पहली शर्त है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू आपने याद रखनी है, डेट इज 25 सेल्सियस टू 35 सेल्सियस। ये दुरुस्त है। लेकिन दूसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव है, जैसे एसिटिक एसिड भी प्रिजर्वेटिव है, और फर्मेंटेशन के लिए लाजमी शर्त है एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, नॉट प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। जितने भी प्रिजर्वेटिव हैं, जैसे एसिटिक एसिड नाम नोट कर लें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी प्रिजर्वेटिव है। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनका काम है ऑक्सीडेशन से बचाना। अगर प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव होगा तो फर्मेंटेशन नहीं हो। तीसरी शर्त प्रॉपर एरेशन, चौथी शर्त डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज बीटा, क्योंकि फर्मेंटेशन में एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव का होना लाजमी। अब फर्मेंटेशन कहां से करते? सबसे पहले स्टार्च से करते। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, हम इसकी फर्मेंटेशन करते हैं। दिस इज C6H10O5 होल N। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जो ही हाइड्रोलिसिस करेंगे आपके पास प्रोडक्ट बनेगी NC12H22O11। याद रखें, इनके नाम आपको आने चाहिए। इसका नाम है माल्टोस, दिस इज माल्टोस। नाम नहीं भूलने, एक सीक्वेंस से। माल्टोस को फर्दर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, C12H22O11 प्लस H2O। ये क्या है? स्टार्च। ये पॉलीसेकेराइड है, किसमें कन्वर्ट हुआ? माल्टोस। ये ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। और माल्टोस में पानी डाल दें, यानी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, और हाइड्रोलिसिस करते ही माल्टोस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। दोनों का फार्मूला सेम है। याद रखें, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है? दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज हैं, क्योंकि माल्टोस बनता ही ग्लूकोज से है, और ग्लूकोज एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे स्टेप में क्या होगा? यही ग्लूकोज C6H12O6 will be converted into C2H5OH प्लस 2CO2। तो ये एथानॉल पैदा हो गई। अब आप गौर करें, यहां क्वेश्चन आ सकता है,
इनमें से कौन सा स्टेप है जो हाइड्रोलिसिस नहीं है? बताइए जी, कौन सा स्टेप हाइड्रोलिसिस नहीं है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा स्टेप। पहले में आपने वाटर ऐड किया, हाइड्रोलिसिस। दूसरे में वाटर ऐड किया, हाइड्रोलिसिस। तीसरे में वाटर ऐड किया, हाइड्रोलिसिस नहीं है, क्योंकि वाटर ऐड ही नहीं किया, इसमें वाटर ऐड नहीं किया। तो फिर ये रिएक्शन कैसे हो गया? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर। fermentation of starch use all enzymes except, फर्मेंटेशन एंजाइम इस्तेमाल करता है एक्सेप्ट अल्फा डायास्टेज, बीटा माल्टेज, चार्ली जाइमेज, डेल्टा यूरिएज। क्या आंसर आएगा? पहले स्टेप में डायास्टेज इस्तेमाल करते हैं, और डायास्टेज किसने पैदा किया? यीस्ट ने। दूसरे स्टेप में माल्टेज इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे स्टेप में जाइमेज इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट इज यूरिएज। इस रिएक्शन में कहीं भी यूरिएज इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक और बात, हम स्टार्च की बजाय अगर मोलेसिस की फर्मेंटेशन करें, मोलेसिस गन्ने की राब के ऊपर बनने वाली क्रिस्टल्स हैं। जब आप गन्ने की राब को बॉयल करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, ऊपर उसकी क्रिस्टल्स आ जाती हैं, उनको मोलेसिस कहा जाता है। जैसे स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, उसी तरह मोलेसिस क्या है? दिस इज एक्चुअली सुक्रोज, दिस इज एक्चुअली सुक्रोज। और सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, बल्कि सुक्रोज क्या है? दिस इज एक्चुअली ओलिगोसेकेराइड, दिस इज ओलिगोसेकेराइड। सेकेराइड शक्कर को कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। मसलन मेरे पास एक ओलिगोसेकेराइड है सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। इसमें आप वाटर ऐड कर दें, जो ही आप सुक्रोज में वाटर ऐड करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C6H12O6, C6H12O6। यहां भी दो बने, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है। इसमें जो पहले वाला है वो ग्लूकोज है, और जो दूसरे वाला है वो फ्रुक्टोज कहलाता है। फार्मूला तो सेम है, लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। अब आइसोमर्स बन गए तो ये जो ग्लूकोज है, इसकी रिएक्टिविटी कीटोन के मुकाबले में ज्यादा होती है, चूंकि ये एल्डिहाइड है। तो अगले मरहले में ग्लूकोज जाएगा C6H12O6, और ये कन्वर्ट होगा इंटू C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी एंजाइम्स इस्तेमाल हुए। कौन से एंजाइम इस्तेमाल हुए? सबसे पहले इस्तेमाल हुआ इन्वर्टेज, फिर इस्तेमाल हुआ जाइमेज। तो आपको यह पहचान करनी है किस स्टेप में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, और वो एंजाइम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वो फर्मेंटेशन के अमल को आगे बढ़ा सके। एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर, जरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मोल रेशो ऑफ C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। जब आपने फर्मेंटेशन की तो फर्मेंटेशन के नतीजे में एथानॉल पैदा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई। इनकी मोल रेशो बताएं क्या होगी? अल्फा 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। क्या आंसर आएगा जी? 1:1। वेरी सिंपल, क्योंकि इसके भी 2 मोल पैदा हो रहे हैं, इसके भी 2 मोल। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1। ये काम स्टार्च में भी ऐसे ही हुआ है, यहां भी 2 मोल, यहां भी 2 मोल। तो 1:1 इज द सिंपलेस्ट रेशो। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सुने। अल्कोहल ऑब्टेन्ड, पास्ट पेपर में कई दफा आ चुका है। अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल हासिल होती है इज
12 to 14%, 95%, 99.9% या 10%। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? हम फर्मेंटेशन के अमल से जो अल्कोहल तैयार करते हैं वो 12 to 14% प्योर होती। इससे ज्यादा प्योरीफाइड अल्कोहल इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर इस परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज वाली अल्कोहल तैयार करने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। यह क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर्स में कई दफा आ चुका है कि हम इस मेथड से 12 to 14% से ज्यादा अल्कोहल क्यों तैयार नहीं कर सकते। क्या वजह? इस परसेंटेज से आगे जाके एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं। एंजाइम विल बिकम डीनेचर, वो काम नहीं करेंगे। 95% अल्कोहल का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। और 99.9% अल्कोहल को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। याद रखें, फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल हासिल होगी वो अल्फा ऑप्शन वाली होगी, 12 to 14%। अगर आप चाहते हैं कि ये 12 to 14% पैदा होने वाली अल्कोहल फर्दर प्योरीफाई होकर कितनी हो जाए? 95%। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस पैदा होने वाली अल्कोहल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। डिस्टिलेशन। अब अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं जब डिस्टिलेशन हुई तो इसको 100% प्योर हो जाना चाहिए। डिस्टिलेशन का मकसद ही क्या है? अल्कोहल अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए। तो फिर 100% प्योर क्यों नहीं हुई? इसकी रीजन सुन लें। एथानोल, एथानोल वाटर के साथ जो मिक्सचर बनाती है दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 100% प्योर नहीं होता। हां, अगर आप 95% अल्कोहल को फर्दर 99.9% पर ले जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट ड्राइंग एजेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज ए ड्राइंग एजेंट, याद रखिएगा। यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है और हम आम तरीके से 99.9% अल्कोहल तैयार नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू अवॉइड एथानोल, एथानोल फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पस। हम चाहते हैं एथानोल को ड्रिंकिंग पर्पस से बचाया जाए। वी मिक्स डैश विद एथानोल। हम एथानोल में क्या मिक्स कर देते हैं? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एथानोल प्रिपेयर हो रही है तो वहां पर लोगों का दिल करता है कि अल्कोहल तैयार हो रही है, मुफ्त में मिल रही है, थोड़ा कूट लगा लें। लेकिन मसला क्या है? इस तरह तो सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो इंडस्ट्री का मालिक क्या करता है? वो अल्कोहल को प्योर हालत में नहीं छोड़ता, तो फिर वो इसको डीनेचर कर देता है। डीनेचर करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन ले लेते हैं। हम एथानोल ले लेते हैं C2H5OH 90% और उसमें मेथानोल डाल देते हैं 10%, अल्फा ऑप्शन। बीटा एथानोल प्लस एसीटोन, उसमें एसीटोन मिक्स कर देते हैं। चार्ली एथानोल प्लस पायरिडीन, उसमें पायरिडीन डाल देते हैं। डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए हम ये तीनों रास्ते इस्तेमाल करते हैं। एथानोल में मेथानोल डाल सकते हैं, एथानोल में एसीटोन डाल सकते हैं, एथानोल में पायरिडीन डाल सकते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ 90% एथानोल एंड 10% मेथानोल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। नाम याद रखना है इसका। दिस इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसको बोलते हैं हम। अब अल्कोहल हमने तैयार कर ली। अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप मौजूद है और OH ग्रुप की वजह से अल्कोहल पानी के साथ क्या बना सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाती है। तो क्यों ना एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच अल्कोहल इज
विच अल्कोहल इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? कौन सी अल्कोहल है जो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है? ऑप्शंस ले लेते हैं। ये लाइट आ जा रही है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम यहां रहते हैं, यहां पे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज उनमें रहते हुए हम इसी तरह से काम कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन है मेथानॉल, एंड द सेकंड ऑप्शन इज एथानॉल, एंड द थर्ड ऑप्शन इज प्रोपानॉल, एंड द फोर्थ डेल्टा ऑप्शन इज ब्यूटानॉल। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जितनी कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी, जितनी कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी, उतना नॉन पोलर करैक्टर बढ़ता जाएगा, और नॉन पोलर करैक्टर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। दोबारा सुन लें, इसमें एक कार्बन वाली चेन है, इसमें दो कार्बन वाली चेन है, इसमें तीन कार्बन वाली चेन है, इसमें चार कार्बन वाली चेन है। जितनी कार्बन की चेन छोटी होगी उतना पोलर करैक्टर ज्यादा होगा, और जितना पोलर करैक्टर ज्यादा होगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतनी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले वाली अल्कोहल वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी। रीजन ये है कि ये अल्कोहल ज्यादा पोलर नेचर की है। 12 आंसर आए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि यही चारों ऑप्शंस हैं, बताएं इन चारों में से बेंजीन में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो आप कहेंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होगा जो खुद भी ज्यादा नॉन पोलर है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा नॉन पोलर कौन है? डेल्टा, क्योंकि उसकी कार्बन की चेन लंबी है। जितनी कार्बन की चेन लंबी होगी उतना नॉन पोलर करैक्टर ज्यादा हो, और जितनी कार्बन की चेन छोटी होगी उतना पोलर करैक्टर ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा पोलर है, ये सबसे ज्यादा नॉन पोलर है, ये सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ये सबसे ज्यादा नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सॉल्युबिलिटी। अब हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल रिएक्शंस की जानिब चलते हैं। अल्कोहल के रिएक्शंस दो तरह के हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल में, और कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन लेकर चला जाएगा? ऑक्सीजन। लिहाजा कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है ये रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। यही वजह है कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस सूरत में टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी उससे कम होगी, और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी उससे भी कम होगी, जबकि सुपर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम हो। दूसरी तरफ चलते हैं, बाज औक़ात कोई इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग स्पीशी। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो याद रखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहेगी, बनेगा एल्को ऑक्साइड। इसका मतलब यहां इंटरमीडिएट एल्को ऑक्साइड होगा, एल्को ऑक्साइड। और सबसे ज्यादा स्टेबल एल्को ऑक्साइड प्राइमरी का है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये एल्को ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल पर, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और OH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सबसे फास्ट रिएक्शन होंगे सुपर प्राइमरी अल्कोहल के, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शरी अल्कोहल।
अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन रिएक्शंस को टाइटल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शंस को टाइटल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां से हमने एक और एमसीक्यू क्लियर कर लिया। तमाम अल्कोहल्स के अंदर दो तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं, सिर्फ दो तरह के। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एमसीक्यू भी हमने क्लियर कर लिया। अब आए कुछ रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? कौन सा रिएक्शन है जो बाकियों से मुख्तलिफ नजर आ रहा है? ऑप्शन देखिए, एथानॉल प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। इस मिक्सचर को हमने क्या नाम दिया था पिछले लेक्चर में? लुकास रिएजेंट। HCl प्लस जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। यहां क्या हो रहा है? OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर जनरेट कर रहा है और क्लोरीन आ गया OH की जगह। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। दूसरा रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, इस पाइरिडीन की मौजूदगी में, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तीसरे रिएक्शन में अमोनिया के साथ रिएक्शन है, अमोनिया में से NH2 ग्रुप आएगा और OH को रिप्लेस कर लेगा, यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ पहले तीनों के तीनों रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लिहाजा पहले तीनों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। जबकि फोर्थ रिएक्शन विद सोडियम मेटल, अगर आप इसको देखें, सोडियम मेटल है, याद रखें मेटल जब भी मैदान में आएगी, वो प्योर मेटल हो, वो NaOH की शक्ल में हो, वो Na2CO3 की शक्ल में हो, वो NaHCO3 की शक्ल में हो, मेटल जब भी आएगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म करेगी। जब मेटल आ गई तो बॉन्ड CO का ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा OH का, और OH का बॉन्ड ब्रेक होने से यहां से बाहर निकल गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? सोडियम। इसका मतलब सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया। इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड, और साथ पैदा हो रही है हाइड्रोजन गैस। तमाम रिएक्शंस में किसी के अंदर भी हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं हो रही, सिर्फ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है। तो इस चारों ऑप्शंस के ऊपर यह क्वेश्चन भी आ सकता था कि इन विच काइंड ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट कंटेन हाइड्रोजन गैस, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। यह भी पूछा जा सकता था विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज द बीटा ऑप्शन। कल पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। यह भी क्वेश्चन आ सकता था इन चारों ऑप्शंस के बारे में, इन विच केस प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस। चार्ली ऑप्शन में प्राइमरी अमाइन बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये प्राइमरी अमाइन। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें CO की बजाय OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लिहाजा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब एक और बात ध्यान में रखें, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही, लेकिन यहां गौर करें, यहां आपके पास अल्कोहल कितनी है? 1 मोल, और सोडियम भी कितना है? 1 मोल। इसका मतलब अगर आप अल्कोहल भी 1 मोल लें, सोडियम भी 1 मोल लें, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस 0.5 मोल पैदा होगी। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इफ 2 मोल्स ऑफ एथानॉल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम। अब हमने एथानॉल भी डबल कर दिया, सोडियम भी डबल कर दिया, तो फिर हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में कितनी पैदा होगी? तो आंसर आएगा, जाहिर है अगर ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो ये हाफ मोल, अगर ये 2 मोल, ये भी 2 मोल, तो ये वाला 1 मोल हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी अल्फा, दैट इज 1 मोल। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑयली लेयर कहां बनती है? लुकास टेस्ट में बनती है। लुकास टेस्ट कौन था? कल भी मैंने लुकास रिएजेंट लास्ट लेक्चर में बताया था।
जिंक क्लोराइड एंड HCl, जबकि जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। और यह रिएजेंट इस्तेमाल होता है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मसलन आप देखें तीनों रिएक्शंस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? जाहिर है तीनों में CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां भी CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां भी CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब तीनों में CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो तीनों में OH की जगह कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगी, और क्लोरीन आने से अल्काइल हैलाइड बनेगा। नेचर ऑफ रिएक्शन तीनों में सेम है, लेकिन अल्काइल हैलाइड की बनने वाली ऑयली लेयर बनेगी तीनों में। ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड तीनों में बनेगी, लेकिन गौर करें इन रिएक्शन में बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? अल्कोहल में CO बॉन्ड। और अभी क्या तय किया? जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी अल्कोहल की हो, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल हो। तो यहां टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन फास्ट देगी। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल में ये ऑयली लेयर इमीडिएटली बनेंगे, फौरन बनेंगे एट रूम टेम्परेचर, फौरन। बीटा ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। ये देखें CO बॉन्ड टूटे, टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन फास्ट, सेकेंडरी का थोड़ा स्लो। इसमें स्लो होगा, कितना स्लो होगा? ये ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट में बनेगी रूम टेम्परेचर पर, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल का ये रिएक्शन सबसे ज्यादा लेट होगा। ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हम इसे हीट करेंगे। हीट किए बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह हमने ये तय कर लिया कि वो अल्कोहल जिसमें ऑयली लेयर इमीडिएटली बनेगी दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल, जिसमें 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, टाइमिंग का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ऑयली लेयर हीट करने पर बनाएगी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब यह हुआ कि हम टाइमिंग के फर्क की बुनियाद पर अल्कोहल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर। एथानॉल CH3 CH2OH react slowly with alpha CH3 CH2OH plus SOCl2, beta CH3 CH2OH plus HCl in presence of zinc chloride, Charlie CH3 CH2OH plus ammonia in presence of thorium oxide, delta, all of these। अब आप गौर करें एथानॉल प्राइमरी अल्कोहल है और तीनों रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो भाई जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होने से सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल होती है और सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये तो तीनों प्राइमरी अल्कोहल है, इसका मतलब है तीनों केसेस में रिएक्शन स्लो होगा। तो आंसर आएगा डेल्टा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। एक और बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओवरऑल एस्टेरिफिकेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है and occurs at fastest rate with, ऑप्शंस ले लेते हैं। आपके पास है CH3COOH प्लस एथानोल, बीटा CH3COOH प्लस प्रोपानोल, propanol, this is propanol, secondary alcohol, CH3C double bond OH plus OH CH CH3 tertiary alcohol, delta,
नन ऑफ दिस। अब आप गौर करें, हम एस्टर बनाना चाहते हैं। एस्टर कब बनता है? जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है, और इसके लिए लाजमी है कंसंट्रेटेड H2SO4। तीनों कंडीशंस में कंसंट्रेटेड, तीनों केसेस में एस्टर कब बनेगा? जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे। यहां भी कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां भी। अब इन रिएक्शंस में आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है? इन तीनों रिएक्शंस में अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकलेगा OH। यहां से भी OH, यहां से भी OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? CO। यहां भी CO, यहां भी CO। लेकिन अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? OH, OH, OH। और जब भी अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा, हमने अभी तय किया कि OH बॉन्ड ब्रेक होने पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल हो। OH बॉन्ड अल्कोहल का जब भी ब्रेक होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के होंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है अल्फा ऑप्शन में। एस्टर कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, O C2H5 प्लस H2O। बीटा ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये स्लो होगा क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे स्लो होगा क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, आपने नेचर ऑफ बॉन्ड को देखना है। जो ब्रेक हो रही है, जिस तरह का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसके लिहाज से रिएक्टिविटी का पैटर्न डिसाइड हो। फिर याद रखें, अगर वो आपको क्वेश्चन में कह देता है कि एस्टेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल क्या कहलाएगा? दोबारा सुन लें, एस्टेरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर अल्कोहल का तज़किरा ना करें, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप मैदान में है, एक OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, और एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मेजर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। याद रखें, जब दो फंक्शनल ग्रुप मैदान में आते हैं तो रिएक्शन की नेचर का फैसला मेजर फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर किया जाता है, और मेजर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लिहाजा ओवरऑल रिएक्शन हमेशा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हां, अगर वो सवाल में कह दे विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल रिएक्शन की नेचर क्या होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक और बात, इन रिएक्शन में वाटर बन रहा है। अगर वो क्वेश्चन करता है कि जब भी एस्टेरिफिकेशन होती है, एस्टेरिफिकेशन में वाटर बनता है, वाटर में ऑक्सीजन कहां से आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है या अल्कोहल से आता है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन हमेशा कहां से आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिमूव हो रहा है OH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि इन टॉपिक्स में सवालात आते ही किसके बारे में है? अबाउट नेचर ऑफ रिएक्शन ही सवालात आते। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड react with ethanol to give ऑप्शन ले लेते हैं। अल्फा, मीथेन, बीटा, ईथेन, चार्ली, मैग्नीशियम क्लोराइड, डेल्टा, नन ऑफ दीज। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो एथानॉल के साथ हम कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज अल्कोहल, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे विद अल्कोहल, हमेशा हमेशा OH बॉन्ड ब्रेक हो, और हमेशा हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बिहेव एज ए बेस इस रिएक्शन, और हमेशा हमेशा इसका अल्काइल ग्रुप यहां से किसको एक्सट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन को। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शरी अल्कोहल हो, सुपर प्राइमरी अल्कोहल हो, निकलना यहां से H ही है, और उसने इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाना है, और जुड़ के हमेशा हमेशा ये अल्कीन पैदा करेगा, दैट इज कॉल्ड मीथेन। और साइड प्रोडक्ट के तौर पर यहां बनेगा MgCl और C2H5।
सॉरी OC2H5। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जहां तक डिहाइड्रेशन रिएक्शंस का ताल्लुक है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन बहुत आसान सी बात करने लगा हूं। C2H5OH, C2H5OH, C2 खोल के लिख देता हूं, CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन एक केमिकल चेंज है। हम पहले डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 सेल्सियस, फिर करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 180 सेल्सियस। अगर तो आप अल्कोहल एक्सेस में ले रहे हैं, कैसे पता चला कि एक्सेस में? भाई 2 मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के। अगर तो अल्कोहल एक्सेस में है और टेम्परेचर लो है, तो फिर यहां से H निकलेगा और यहां से OH। दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और इसके नतीजे में हमेशा ईथर बनेगा। दिस इज ईथर। और ये कब बना? वाटर तो दोनों में बनता है। कब बना? जब लो टेम्परेचर हो और हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल हो, तो ईथर बनेगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डिहाइड्रेशन है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर हाई ले लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? अल्फा कार्बन से निकलेगा OH और बीटा कार्बन से निकलेगा H। अल्फा से OH, बीटा से H, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। कार्बन और कार्बन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। वाटर दोनों में बन रहा है। गौर करें, वाटर दोनों में जनरेट हो रहा है, लेकिन पहले में इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुई है, दूसरे में इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुई है, और इसकी प्रोडक्ट ईथर है, जबकि इसकी प्रोडक्ट अल्कीन है। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऊपर वाला SN रिएक्शन और नीचे वाला बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्क क्या है दोनों रिएक्शन में? गौर करें, बड़ा सादा सा फर्क है। पहले वाले केस में आपके पास लो टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है, जबकि यहां पर क्या है? हाई टेम्परेचर 180 सेल्सियस और लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यह फर्क याद रखना। सेकंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ विच अल्कोहल yield aldehyde with KMNO4 and H2SO4। ऑप्शंस ले लेते हैं, CH3CH2OH प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4 एंड H2SO4। बीटा ऑप्शन CH3CH3OH प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कंडीशन। CH3 चार्ली ऑप्शन, CH3CH3OH अंडर द सिमिलर कंडीशन। नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन का असूल समझ लें आप। वो अल्कोहल KMNO4 के कलर को डिस्चार्ज करेगी, यानी ऑक्सीडाइज होगी जिस अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन मौजूद है। दिस इज अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन मौजूद है। दिस इज अल्फा कार्बन, कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं। इसका मतलब है पहले केस में भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, दूसरे में भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं। याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा और साथ वाटर बनेगा। जितने कार्बन वाला अल्कोहल होगा उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनेगा। जितने कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल उतने कार्बन वाला कीटोन बनेगा। टर्शरी अल्कोहल की नो ऑक्सीडेशन। क्यों नहीं हुई ऑक्सीडेशन? क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन दस्तयाब नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा?
इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन का असूल क्या था, अल्फा कार्बन से OH निकाल दें और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, लिहाजा इसकी प्रोडक्ट बनेगी अल्कीन। एंड दिस अल्कीन विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन इसको बोलते हैं, ये नाम भी आना चाहिए आपको। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनती हैं, येलो पीपीटीज ऑफ CH3, इसे कहते हैं आइडोफार्म। और इसका IUPAC नेम है ट्राई आयोडोमीथेन। कौन बनाएगा आइडोफार्म टेस्ट? वो सारी अल्कोहल परफॉर्म करेंगे। ऑल अल्कोहल्स हैविंग अल्फा कार्बन, और सिर्फ अल्फा कार्बन का होना लाजमी नहीं है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो और अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो आइडोफार्म टेस्ट होगा, वगरना नहीं हो। मसलन हम क्वेश्चन कर लेते हैं, विच अल्कोहल, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, विच अल्कोहल मे नॉट फॉर्म CH3 येलो पीपीटी with iodine in presence of NaOH। कौन सी अल्कोहल है जो आइडोफार्म पैदा नहीं करेगी? ऑप्शंस पर चलते हैं। अल्फा CH3CH2OH प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बीटा CH3CHOH CH3 प्लस आयोडीन plus NaOH goes to CH3 CH3 CH CH2 CH2OH plus iodine plus NaOH डेल्टा नन ऑफ दीज। अब आप गौर करें तीनों इक्वेशंस के अंदर, तीनों इक्वेशंस में क्या होगा। पहली इक्वेशन को देखें, आपके पास पहली इक्वेशन में जाहिर है अल्फा कार्बन तो मौजूद है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है और अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप भी है। यहां देखें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, दाएं भी मिथाइल ग्रुप है, बाएं भी मिथाइल ग्रुप है। लेकिन चार्ली ऑप्शन में देखें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, लिहाजा चार्ली वाली ऑप्शन आइडोफार्म पैदा नहीं करेगी। अल्फा में आइडोफार्म की येलो प्रेसिपिटेट बनेगी, बीटा में भी आइडोफार्म की येलो प्रेसिपिटेट बनेगी, अल्फा में भी और बीटा में भी वाटर पैदा होगा, अल्फा में भी और बीटा में भी सोडियम आयोडाइड पैदा होगा। इसका मतलब है दोनों रिएक्शन में ये तीन प्रोडक्ट हमेशा कॉमन रहती हैं, चौथी प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। वो क्या है? इसमें टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से एक कार्बन कहां चला गया? आइडोफार्म में पीछे बच गया एक कार्बन। एक कार्बन वाला साल्ट बना दे, एक कार्बन वाले एसिड को कहते हैं फार्मिक एसिड और फार्मिक एसिड का साल्ट क्या होगा? सोडियम फार्मेट। यहां टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से एक कार्बन चला गया आइडोफार्म में, पीछे बच गई 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला साल्ट बना दें। 2 कार्बन वाले एसिड को कहते हैं एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का साल्ट क्या है? सोडियम एसीटेट। बिल्कुल इसी पैटर्न पर जैसे मैं आपको कहूं 2 पेंटानोल बनाए, ये देखें ना, ये 2 पेंटानोल CH3CHOH, दिस इज 2 पेंटानोल। और अगर मैं मुकाबले में आपको दे दूं 3 पेंटानोल, CH2CHOH CH2CH3। अब आप गौर करें, ये पूछूं कि इनमें से कौन आइडोफार्म टेस्ट परफॉर्म करेगा? आप कहेंगे 2 पेंटानोल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन दस्तयाब है और अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि 3 पेंटानोल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ना इधर मिथाइल ग्रुप है
ना इधर मिथाइल ग्रुप है, लिहाजा ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। दिस इज ऑल अबाउट preparation, nomenclature, reactivity order, nucleophilic substitution, electrophilic substitution reactions, oxidation, dehydration, iodoform test, Lucas test for the distinction of different kinds of alcohol। यहां पे आज इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिनोल के ऊपर होगा, ताकि अल्कोहल और फिनोल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।